दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू चीर रही थी और चंदर का इंतज़ार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गए। देखते हो, हम पूजा की धोती पहने हैं। इके है सुधा। सुधा ने बुआ जी की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगे। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पात्र से वहाँ पानी छिड़का और ज़मीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दो, बुआ जी ने धूप पानी में महाराजिन से कोयता लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गए। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यही ठीक है, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पाइचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली। वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मज़दूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मज़दूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें बताया नहीं? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर कौन गा रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों। और चंदर को देखते ही उस लड़के ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़के बाहर रुक गए और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। और आंखें थी कि मुस्काए या रोए, यह तय ही नहीं कर पाए थी। देखो चंदर, देखो, सुधा हाफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कही की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाफ रही थी। चंदर ने देखा, बेचारी की पूरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे। यह क्या है सुधा? बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली में हूँ या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली। यह देखो, दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच ये तो बड़े मज़े की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिनती थी क्या वहाँ, जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है?
वह पल्ला ठीक से उठ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिंती, ए बिंती, बुआ की आवाज़ आई। बिंती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधा, चंदर बोला, क्या हाल चल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज़ रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील है? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिंती आई। उसके हाथ में एक तश्तरी थी और एक गिलास। तश्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तश्तरी चंदन के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे। चंदन ने इनकार किया। बिंती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ़ न करे तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लग गया आप? बिंती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिंती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज़ है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रख कर खा ले गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ये मुँह झोसी हमके ऐसे नाच न चाहिए तो हम पैदा होते गला घोट देत। हरे राम, आकाश सिर पर उठाए गए। के घंटे से नरियत नरियत गटई फट गई। ये बोलते नहीं जैसे सांप सूंघ गवा होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में यह वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को ज़रा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने? बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं। बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई। पैदा करते बखत बहुत अच्छा लग रहा, पालत बखट्टे बोल गए। मर गए रहे हो तो अपन संतानों अपने साथ ले जातो। हमारे मूड पर ही हत्या काहे डाल गए हो? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही ना बाप को खाई गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वही रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस। बिंती ऐसी है कि इतना दर्द बर्दाश्त करती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा। रोवत काहे को हो? कौन तुम्हें माई बाप को गरिया गई? ये आंसुआ ढरकाई रही हो? ये सब चोचला अपने ओ को दिखाव जाए कि 2 महीना और है, अबहिन से उधियानी न जाओ। अब अभद्रता की सीमा पार कर चुकी थी। बिंती,
चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अबे चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फुट फुट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखी है। कब जाएगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा, अब बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्सा भरे स्वर में कहा। अच्छा, जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में जाना। आज भर की तकलीफ़ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चले जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने गई थी। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए थे और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही है। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी पर खिंचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ करो, बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदन है हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, भैया बैठो। तू तो एक दिन उधर आए रहे हो, बीए में पढ़ते थे सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तुमको देख के। हाँ तो सकूल, वे अपने भाई से बोले। फिर यही ठीक हुई, बिनती का बिहार टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का बिहार आषाढ़ भर में निपटाए दो। अब अच्छा नहीं लागत, ठूट ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छर्रावा करत है यह रोहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के मिलने से रहे। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे होंगे। अरे तो घर वालों से क्या करेगा? तो को लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़कियां लग रही है। न सास का डर न ननद की धौस। हम पत्री मंगवाए दे थी, मिलवाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में क्या कहत हो? अगहन तक टाल दिया जाए? बुआ जी ने पूछा। हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटऊ बड़नक्कू से कह दियो, आज के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपने विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े, कहा, चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया में लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी सी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तुम मेहनत बहुत कर रहे होंगे। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च ख़त्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और हो जाने दे।
और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, न महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा। सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब की आ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वही गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को। अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अभी उसकी बुआ ने बताया है। जन्मपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे। मैं जाकर लड़का देखाऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दे, पहले सुधा की हो जाए। वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दे। आओ उनसे बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शुक्ला उठे। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए काफ़ी नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोल वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड के एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छकक के मिष्टान पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना, डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़े। बाप रे, ई 2.5 मन की लहास, कम से कम मसक भर में के शरबत तो उलीच लइए। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक नहीं थी। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी काक काक कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे, डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े बिनती स्वर में कहा। नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस
अब हम कुछ न खावे। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप है तो उन कॉलेज में प्रोफेसर, और हमार सार लड़का केर मामा जोन है तो डाकघर में मुंशी है। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर बहाना रख कर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज से मन भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वह इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपये नजराना जाएगा। और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जो से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, हम चलिए अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपने टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक टांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चले। जब वे लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धन निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखते ही बुआ जी सुलग गई। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए ये कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब ले ली, और देख के दाई पेट पिराता है जूता पिटाऊ का। अरे राम चाहिए तो जमदूती लहाज की बूटी बूटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाई है। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अबहिन तक बिनती का पता नहीं, और वो तुर्कन मलच्छन है किया। कुछ खा पी लीस तो फिर हमें यह गुजारा नहीं ना होगा। बड़ी आज़ाद हुई गई है सुधा कि सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारी थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दी? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बातें करती है तो आखिर बिनती से ही इतना कटु क्यों है?